भारत के चुनावों को समझना है तो कभी-कभी पूरी तस्वीर देखने के बजाय एक-एक धागे को सुलझाना पड़ता है। आज हम सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि यहां चुनाव कैसे बनते और बिगड़ते हैं। ये है सादाबाद, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीच में। यूपी भारतीय राजनीति का वो मैदान है जहां सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और सादाबाद हमारी केस स्टडी है, एक ऐसी जगह जहां की सियासी हवा का रुख बहुत तेजी से बदलता है। हर चुनाव असल में भविष्य के बारे में एक बातचीत होती है। यह सिर्फ हार जीत या आंकड़ों का खेल नहीं है, यह लोगों की उम्मीदों और उनकी आकांक्षाओं की कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 3,76,981। ये 2022 में सादाबाद के कुल वोटर्स थे। हर एक वोट एक आवाज है, एक उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या समझेंगे। पहले सादाबाद की जमीन को जानेंगे, फिर आंकड़ों में छिपे संकेतों को पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये एक स्विंग सीट क्यों है, इसकी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करेंगे। फिर शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में जनादेश और उसे हासिल करने के तरीके पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, सादाबाद की जमीन। यहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां के लोग कौन हैं और उनके लिए क्या मायने रखता है। अब जरा सादाबाद के सामाजिक ताने बाने को देखिए। लगभग 50% ओबीसी, 25% एससी, 10% मुस्लिम और 9% ब्राह्मण। ये सिर्फ नंबर नहीं है, यह वो जमीनी हकीकत है जिस पर यहां की पूरी राजनीति टिकी हुई है। इन्हीं समीकरणों से पार्टियां बनती और हारती हैं। और यहां शहरी और ग्रामीण इलाकों का फर्क साफ दिखता है। शहर में लोगों को अच्छी नौकरी चाहिए, युवाओं के लिए मौके चाहिए। वहीं गांव में प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, खेतों के लिए पानी, खेती में मदद और पक्की सड़कें। एक ही सीट लेकिन जरूरतें अलग अलग। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आंकड़ों में संकेत। हम 2022 के चुनाव के नतीजों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमें क्या बता रहे हैं। ये देखिए 2022 का स्कोर कार्ड। कुल मतदाता करीब 4.25 लाख, वोट पड़े लगभग 64%। आरएलडी जीती 43.25% वोट लेकर। बीजेपी बस जरा सा पीछे 40.60% पर। बीएसपी के पास भी 13.43% वोट थे। और सबसे अहम बात, समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट ही नहीं था। मतलब ये लड़ाई बहुत बहुत नजदीकी थी। ये बार चार्ट उसी करीबी मुकाबले को और साफ दिखाता है। आरएलडी और बीजेपी में फासला बहुत कम था और बीएसपी के 13% से ज्यादा वोटों ने इस लड़ाई को पूरी तरह से त्रिकोणीय बना दिया। ये दिखाता है कि यहां की राजनीतिक जमीन कितनी प्रतिस्पर्धी है। तीसरा खंड, एक स्विंग सीट की बनावट। तो सादाबाद की कहानी एक स्विंग सीट की है। यहां की राजनीति स्थिर नहीं है। चलिए इसके इतिहास में झांक कर देखते हैं कि यहां के वोटर्स की वफादारी कैसे और क्यों बदलती रही है। अब जरा समाजवादी पार्टी का सफर देखिए। ये एक पूरी कहानी है, उतार चढ़ाव की। 1993 में जीत, 29.5% वोट। फिर 2012 में एक और बड़ी जीत, करीब 34% वोट। लेकिन 2017 आते आते सब बिखर गया। वोट शेयर गिरकर सिर्फ 13% के करीब रह गया और 2022 में तो मैदान में कोई था ही नहीं। ये दिखाता है कि उनका जो सपोर्ट बेस था वो कैसे पूरी तरह से ढह गया। तो यहां से क्या पैटर्न उभरता है? पहली बात, मुकाबले हमेशा कई पार्टियों के बीच होते हैं और नतीजे बदलते रहते हैं। दूसरी, बीजेपी ने धीरे धीरे अपना आधार 27% से बढ़ाकर 40% के पार पहुंचा दिया है। और तीसरी, यहां कोई एक पार्टी टिककर राज नहीं कर पाई। जेडी, बीजेपी, आरएलडी, बीएसपी सबने यहां जीत का स्वाद चखा है। ये एक अनप्रेडिक्टेबल रण क्षेत्र है। अब आते हैं चौथे खंड पर, ताकत और कमजोरियां। अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसके मूल कारणों का विश्लेषण करेंगे। ये स्वॉट एनालिसिस समाजवादी पार्टी की मौजूदा स्थिति को साफ दिखाता है। उनकी ताकत है उनका पारंपरिक ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक और जमीनी कार्यकर्ता। लेकिन कमजोरी, 2012 के बाद एक भी जीत नहीं और 2022 में एक मजबूत चेहरे की कमी। अवसर भी हैं, जैसे सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाना, लेकिन खतरे भी कम नहीं, जैसे बीजेपी की मजबूत मशीनरी और वोटों का बंटवारा। और चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? पहला, कानून और व्यवस्था, खासकर हाथरस की घटना के संदर्भ में। दूसरा, बेरोजगारी। और तीसरा, जातीय न्याय।
यही वो जमीन है जहां किसी भी पार्टी को लोगों का भरोसा जीतना होगा। चलिए अब विश्लेषण से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। 5वां खंड, शासन के लिए एक खाका। यहां हम बात करेंगे एक ऐसी रणनीति की जिससे खोया हुआ विश्वास वापस पाया जा सकता है। सवाल सीधा है, तो विश्वास दोबारा कैसे बनाया जाए? ये सिर्फ वादों से नहीं होता, इसके लिए एक ठोस जमीनी योजना चाहिए। इसका जवाब है ये चतुर्मुख सिद्धांत, एक 4 पिलर वाली स्ट्रैटेजी। पहला, दलित और एससी समुदाय के कल्याण और सुरक्षा पर फोकस। दूसरा, एक भरोसेमंद चेहरे के साथ अपने ओबीसी बेस को फिर से एकजुट करना। तीसरा, विकास के असल मुद्दों नौकरी, सड़क, महंगाई पर काम करना। और चौथा, डिजिटल तरीकों से युवाओं को जोड़ना। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कैसा उम्मीदवार चाहिए? देखिए, एक 35 से 45 साल का स्थानीय ओबीसी नेता जिसकी जड़ें गांव में हो, छवि साफ सुथरी हो और जो युवाओं से उनकी भाषा में बात कर सके। एक धरती का बेटा जो नौकरी, विकास और न्याय का असली वादा करे। लेकिन सिर्फ अच्छी रणनीति और अच्छा उम्मीदवार काफी नहीं, उसे लागू करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड प्लान चाहिए। ये 90 दिन का प्लान वही दिखाता है। पहले 30 दिन नींव बनाने में, अगले 30 दिन लोगों तक पहुंचने में, फिर 15 दिन अभियान तेज करने में और आखिरी 14 दिन एक एक वोट को पक्का करने में। और अब हम अपने आखिरी खंड पर पहुंचते हैं, जनादेश और तरीका। यहां हम सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे कि शासन करने का हक कैसे कमाया जाता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है, डेटा का इस्तेमाल शासन के लिए कैसे हो। देखिए, आज के दौर में जानकारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क का भी यही मकसद है कि हर नागरिक की निजी जानकारी सुरक्षित रहे और सहमति के आधार पर इस्तेमाल हो। जब हम जन केंद्रित शासन की बात करते हैं तो उसकी नींव इसी विश्वास पर टिकी होती है। इसे ही हम कहते हैं शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग। तो ये विश्लेषण सिर्फ सादा बात की कहानी नहीं है, ये एक तरीका है, एक मेथड है। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी डेटा और सही रणनीति मिलकर लोगों की आवाज को एक मजबूत जनादेश में बदल सकते हैं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।